जहरीले बयान, जहर भुजे बयान दोनों तरफ से दिए गए। किसने क्या बोला हम लगातार आपको बता रहे थे, लेकिन एक और मुद्दा है जो सामने आया है अलीगढ़ से। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में अलीगढ़ के पुरानी चुंगी गेट के बाहर 68 दिनों से चल रहा महिलाओं का धरना शनिवार को खत्म हो गया। उसके बाद से पुलिस उन इलाकों का दौरा कर रही है जहां से आकर महिलाएं धरने में शामिल हो रही थी। इस दौरान एक ऐसी सच्चाई सामने आई, यहां महिलाओं ने कहा कि उनके पति खाने पीने की लालच देकर उन्हें धरने में बेचते थे और यहां तक कि उनके धमकाया जाता था। इसके बारे में बाकायदा शिकायत दी गई है और महिलाएं क्या कह रही, आइए देखिए। और बोलते हैं कि नारे लगाने चलो, हम मना करते हैं कि हम ना जा रहे। और क्या नाम है, ये हमारी पड़ोसन है, इनके घर में मारपीट करी थी। वो आदमी थे, हम औरत थी, इनके आदमियों को पीटा था। वो सारे लोग हैं, हम औरत हमारे पड़ोसन के घर में घुस गए थे, मारपीट करी उन लोगों ने अंदर। क्या कहते हैं आपसे? धरने पे चलो। फिर आपने क्या मना किया? हम ना जा रहे। हाँ, फिर नारे लगा, मारपीट करने लगे, हमारे आदमी भी मारे, हमारे बच्चे भी मारे, गुंडागिरी करने लगे। शिकायत लेकर कहाँ थी? एसएसपी के यहाँ। तो क्या क्या कह रहे हैं एसएसपी? मैं कहना कार्रवाई करेंगे। अच्छा, हाँ। धंधे पे चलो, नारे लगाओ। हम नहीं जा रहे तो हमारे घर में मारपीट करी थी। सीधे चलते हैं अलीगढ़, जहां से वकील एनपी शर्मा साहब जुड़े हुए हैं। उनके साथ वो बहनें हैं जिनके साथ ये मारपीट और ज्यादती की गई। मैं सबसे पहले शर्मा जी आपसे जानना चाहता हूं और उन बहनों से भी मुझे बात करा दीजिए। और आपने क्या बकायदा मुकदमा दर्ज करा दिया है? क्या बकायदा आपने शिकायत एसएसपी को दे दी है? और ऐसी कितनी महिलाएं हैं बताइए और उनसे रिएक्शन ले लीजिए कि अब वो क्या चाहती है पुलिस से। मेरे पास कुछ महिला खड़ी हुई हैं, काफ़ी महिला आई हुई थी। मामला दहलीगढ़ क्षेत्र का है कि कल 4 बजे की घटना है कि मुश्ताक और कुछ लोग और थे, इनके घर में आए और इन पर लगातार प्रेशर बनाया कि आप धरने पर चलिए, जो एनए के खिलाफ धरना चल रहा है उस धरने पर चलिए। और धरने पर जाने के लिए इन लोगों ने मना किया तो इन लोगों के साथ में काफ़ी मारपीट की, इनको प्रताड़ित किया और यहाँ तक कि इन पर इतना प्रेशराइज बनाया कि ये धरने पर जाएँ। आप बहनों से थोड़ा रिएक्शन ले लीजिए। तो शर्मा जी मुझे पता है आपका काम जानकारी नहीं है कि हमारा एफआईआर पंजीकृत हुई या नहीं। ठीक है, आप थोड़ी बहनों से बात कर लीजिए, शायद जी। आपकी बात समझ पाए, इसीलिए मैं चाहता हूं आपके माध्यम से बात कीजिए। आप थोड़ा बात कर लें उनसे, पूछ लीजिए। शर्मा जी क्या शिकायत है इनकी? जी, मैं माइक देता हूँ। 4 बजे को मुश्ताक और शमशेर आए थे। बताइए शिकायत क्या है आपकी, बताइए। शिकायत ये है कि शमशेर मुश्ताक आए थे, वो ये कह रहे थे धरने पे चलिए, तो हमने कहा हम नहीं जा रहे। तो उन्होंने मार तोड़ करी थी और बहुत काफ़ी लोग थे, कह रहे हिंदुस्तान मुर्दा पाकिस्तान जिंदाबाद। तो हम ये कहा था कि हम नहीं जा रहे। फिर उन्होंने मोबिन और नन्हे और सभी ये लोग आए थे, नैना, ये लोग आए थे, तो इन्होंने मार तोड़ ज़्यादा करी थी, धंधे पे चलिए। हमने कहा हम नहीं जाएंगे। शर्मा जी किसी दूसरी बहन से बात कराइए प्लीज। ये जो पीड़ित महिलाएं ये वही हैं जी जी, ये वही महिलाएं जो पीड़ित हैं, कल जिनके साथ जो मारपीट हुई थी। कल 4 बजे की बात है। और जो हम अंदर थे, जो मुश्ताक और भी गए थे, बोले वहाँ धरने पे चलो। हमारे पति ने मना करी थी तो मारपीट करने लगे घर में घुस के। ठीक है शर्मा जी, मुझे पता है नारे लगाने लगे। शर्मा जी मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने किस तरह की तहरीर दी है पुलिस के सामने? हिंदुस्तान मुर्दाबाद। आपने किस तरह की तहरीर दी है पुलिस के सामने और आप क्या एक्शन चाहते हैं पुलिस से? महिलाएं क्या एक्शन चाहती है? मैं रादर कहूंगा आपके क्लाइंट से क्या है? के संबंधित जो उन्होंने मुझे बताया था सभी तहरीर दे दी थी। जी, बात कीजिए, आप क्या चाहती है बताइए। ये चाहते हैं कि उनको उठा के लामे कार्रवाई करें। ठीक है शर्मा जी, ठीक है शर्मा जी, वो चाहती हैं कि उन लोगों ने जिन्होंने मार पिटाई की है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और किसी के साथ मारपीट करना या धमकाना आईपीसी और सीआरपीसी दोनों की तरह भारत के अंदर एक जुर्म है। सीधे चलता हूं गीता भट्ट जी के पास। गीता भट्ट जी, ये कहा जा रहा था ये ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट है, दादियां बैठी हुई हैं, नानियां बैठी हुई हैं, माँ बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं, और ये इसका एक पहलू है जो अलीगढ़ में देखने को मिला। और किस तरह के भाषण अलीगढ़ में दिए गए, किस तरह की बातें आप देख रहे हैं। 16 दिसंबर जहां से शाहीन बाग का धरना शुरू हुआ था जामिया की हिंसा के बाद, वहां पर क्या कहा गया? संसद को भरोसा नहीं है, कहा गया गलियों में खून बहेगा हिंदुस्तान में अगर सीए वापस नहीं लिया गया। और अब बहनों की ये शिकायत,
आपको क्या लगता है कितना ऑर्गेनिक है प्रोटेस्ट? दीपक जी देखिए, ये तो एक बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र है और वहाँ जो महिलाएं हैं जिनमें से शायद बहुत ज़्यादा शिक्षित भी नहीं हैं, उनके अंदर जो एक भय, एक फियर मॉन्गरिंग जो कर दी गई है कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी झूठ बता के उनको, उसकी वजह से वो महिलाएं वहाँ बैठी हुई हैं। अभी आपने तो इंटरव्यू लेके दिखा दिया कि किस प्रकार से कई लोग हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं जो जाना नहीं चाहती, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि शायद जो कुछ पुरुष हैं वो इससे उनका कुछ फायदा हो रहा है, जिसकी वजह से वो इस प्रकार का दबाव बना रही है। और एक बात मैं और कहूंगी दीपक जी, देखिए जब 3 तलाक का विषय आया था तो उस समय जो महिलाएं, पीड़ित महिलाएं थी, वो न्यायालय गई थी, वो सड़कों पे नहीं बैठी थी, वो न्यायालय गई थी और उन्होंने न्यायालय में गुहार लगाई थी। लेकिन जब यहाँ इस तरह का जो ये, मैं तो कहूंगी बिल्कुल फैब्रिकेटेड एक तरह से एक जो ये प्रोटेस्ट किया गया है, उसमें जबरदस्ती सड़क पर आकर जो एक सामाजिक स्थान है जिसपे कि समाज के बाकी नागरिकों का भी अधिकार है, उसको जिस तरह से घेराव बना के वहां बैठाया गया है इनको, ये अपने आप में पता चल रहा है कि जो सच में अपने लिए न्याय चाहती थी वो न्यायालय गई थी। ठीक है, तब समझिए, बड़ा सीधा सवाल, ये भी आपके तथाकथित संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रदर्शन का एक दूसरा पहलू है। आपको आप मांग करिए कि इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने इन बहनों के साथ, माताओं के साथ जबरदस्ती की है। देखिए, मैं कार्रवाई की डिमांड मैंने ट्रिपल तलाक में भी रविशंकर जी के घर से सीधा प्रसारण था, उस दिन लाइव था, उस दिन भी मैं थी उस प्रोग्राम में। तभी भी जब इसी बात की बात उठी थी कि आज इंसाफ मिल गया मुसलमान महिलाओं को, और इस तरह से मारपीट होती है, इस तरह से दबा के रखा जाता है, मुसलमान महिलाओं के साथ मिसबिहेव किया जाता है। और ये तो आपके समाज की बात है, आप तो गजब हो गया सर, सुनिए, गजब हो गया, तबस्सुम अब तो गजब ही हो गया। और देखिए वही महिलाएं बहनें बैठी हुई हैं जिनको सीए का फुल फॉर्म भी नहीं पता। सर सबको पता लग गया, बच्चे को पता है क्या है। वही बच्चे ना जिनको शाहीन बाग में सिखाया जा रहा है कि अमित शाह को मार दो, नरेंद्र मोदी को मार दो, सुनिए मेरी बात, आजादी लो इस आजाद देश में। सर मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, जहाँ तक सारे संविधान और सम्मान की और जहाँ तक कार्रवाई की बात होती है, मुस्लिम हो या हिंदू हो या किसी भी धर्म का, धर्म देख के कभी भी इंसाफ नहीं होना चाहिए। जो गलत करे उसके साथ गलत ही होना चाहिए। कानून उसको हिंदू या मुसलमान, कपिल मिश्रा देखकर या के ओवैसी देखकर या देखकर नहीं, जो गलत बोले जिसके कारण मंदर साहब आपके लीडर है भाई, अरे मंदर साहब आपके लीडर हैं, हर्ष मंदर, आपको पता नहीं तबस्सुम जी? सामाजिक कार्यकर्ता कोई हो जो भड़काऊ भाषण देगा जिसके कारण लड़ाई दंगे होंगे, चाहे कोई भी हो, कानून पे हम भरोसा करते हैं। ये गलत बात है आप कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं करते। सुनिए, डॉक्टर मिश्रा, हमने भरोसा किया, बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया हमने उसे सराखों पे अपने लिया और हमने कानून के फैसले को माना। इतने साल हम इंतजार करते रहे बाबरी मस्जिद के फैसले पे, और जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया किसी ने उफ तक नहीं की, कोई महिला रोड पे नहीं उतरी। कौन कहता है हम कानून का सम्मान नहीं करते? हर्ष मंदर साहब कह रहे हैं ना, आपके नेता कह रहे हैं, ये झूठा, आपके नेता कह रहे हैं, झूठा इल्जाम है कि सुप्रीम कोर्ट सेक्युलर नहीं रहा। अरे भाई, जिसके लिए आप 10 दिन से चिल्ला रहे थे कि इन 3 आदमियों के खिलाफ कार्रवाई हो, वो खुद फंस गए सुप्रीम कोर्ट में। ये दंगे जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तब ये हो जाते अगर हम कानून का एहतराम नहीं करते और अगर हम कानून को नहीं मानने वाले होते। अच्छा, ये स्टेटमेंट है, धमकी है? अरे वो तो हो गया, वो तो नहीं, ये स्टेटमेंट है, धमकी है? आप कह रही हैं कि ये दंगे उस वक्त हो जाते। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम कानून को नहीं मान रहे। अगर हम कानून अरे आप कानून को मान रहे हैं तो फिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो फिर आप सड़क पे क्यों बैठे हुए हैं? मेरी बात सुनिए, जब कानून को मानते हैं, अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में, फिर आप सड़क पे क्यों बैठे हुए हैं? एनआरसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, तो एनआरसी कभी बना भी नहीं है। तो मैडम आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, एक हवा की बात कर रहे हैं जो अभी तक पैदा नहीं, एक उस बच्चे की बात कर रहे हैं जो अभी पैदा नहीं हुआ है। मंत्री से कि एनआरसी नहीं है, प्रधानमंत्री ने कह दिया, रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री ने कह दिया कि एनआरसी का कोई सवाल नहीं है। अभी बहुत सारे बयान आए, एक के एक बयान आते हैं, दूसरे के दूसरे बयान आते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आता है, अमित शाह जी का दूसरा बयान आ जाता है। किसका बयान आखिरी में आया? किसका बयान आखिरी में आया बताइए? आखिर में अगर अमित शाह ने कोई कंफ्यूजन फैलाया था तो क्या प्रधानमंत्री ने उसको दूर नहीं किया? जवाब दीजिए। आखिर में अमित शाह जी का बयान आया जहां वो कहते हैं अभी एनआरसी पे चर्चा नहीं हुई है लेकिन हमारे मैनिफेस्टो में है। ये अमित शाह जी का आखिरी बयान, प्रधानमंत्री के कहने के
बाद गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान अगर आप निकाल के दिखा दें, आप निकाल के दिखा दें इरफा जान, तो आप जो कहेंगे मैं करने को राजी हूँ। प्रधानमंत्री के बयान के बाद अगर अमित शाह का कोई भी बयान एनआरसी पे आया है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। नेशनल डॉक्टर मिश्रा खोज के दिखाइए, खोज के दिखाइए, खोज के दिखाइए, मैं आपके पास आऊंगा। खोज के दिखाइए, खोज के दिखाइए। इरफा जी प्लीज, आप एक ऐसे कानून के बारे में बात करें जो अभी बना नहीं, किसी तो अमित शाह जी क्यों बार-बार उसकी चर्चा करते हैं? अरे तो आपके पूरे हिंदुस्तान में 100 लोग 100 बातें करते हैं, इतने नेता हैं, अच्छा, अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री 100 बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, आपने क्या बोला? प्रधानमंत्री ने क्या बोला कि अभी एनआरसी के बारे में कोई चर्चा नहीं है? दिखाने दीजिए अमित शाह का प्रधानमंत्री के बाद कि एनआरसी आएगा हमारे मैनिफेस्टो में, ये स्टेटमेंट आप दिखा दीजिए प्रधानमंत्री के बाद। एक और महिला है, एक और अभिनेत्री है, एक और हमारी बहन है स्वरा भास्कर, उनका नाम है, जेएनयू की एक्टिविस्ट है और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हमेशा देखी जाती हैं। फिल्में उनकी चलती हैं नहीं चलती हैं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, पर सीएए के विरोध में, नरेंद्र मोदी के विरोध में, बीजेपी के विरोध में उनकी स्वतंत्रता है, वो ये कर सकती हैं, लेकिन इसका विरोध करते करते वो किस हद तक जाती है, आइए सुनते हैं। The fear that we had कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो चुका है। हम एक ऐसे देश में हैं जहां हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट एक ही जजमेंट में ये भी कहता है कि बाबरी मस्जिद का टूटना अनलॉफुल था, और फिर उसी जजमेंट में उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड भी करता है जिन्होंने मस्जिद तोड़ी थी। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आ चुका है, जो भी हमें डर था, जो भी वो अनस्पीकेबल फियर था, वो है। वी आर लिविंग इट नाउ। वी आर एट दैट मोमेंट जहां पे यूनिफॉर्म पर्सनल जो हमारे संविधान पे हाथ रख के शपथ लेते हैं, वो अनआर्म्ड मुसलमानों पे वार करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय करते हैं और गालियां देते हैं, घरों में घुसते हैं सिर्फ क्योंकि वो आई डोंट नो नॉनवेज खाते हैं। लाइक आई डोंट इवन नो व्हाट द रीजन इज। ठीक है, उन्हें देश के कोर्ट पे भरोसा नहीं है, उनको लगता है कि जो सशस्त्र बल हैं या ये कहें कि जो यूनिफॉर्म में लोग रहते हैं वो मुसलमानों के घर में घुसते हैं, उनको मारते हैं, उन पर अन्याय करते हैं, शायद इसलिए क्योंकि मुसलमान नॉनवेज खाते हैं। मैं स्वरा भास्कर को ये बता दूं, वो खुद हिंदू है, शायद वो खुद भी नॉनवेज खाती होंगी और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद एक फौज से जुड़े हुए व्यक्ति की बेटी हैं। ये सोच अगर उनकी फौज के बारे में है तो मुझे कुछ कहना नहीं है। एक और वकील साहब हैं, थोड़े अलग है, महमूद प्राचा, एक्टिविस्ट हैं माइनॉरिटी राइट्स के, उनका क्या सोचना है, माइनॉरिटीज को क्या करना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, हथियार उठा लेने चाहिए, कैसे, वो बता रहे हैं। वीकर सेक्शंस को अब स्वयं अपने आप की हिफाजत करने के लिए कानूनी रास्ता जो है उसको इख्तियार करना पड़ेगा। उसके लिए उन्हें अपने घर के वैल्यूएबल्स बेच कर भी आर्म्स खरीदने पड़ेंगे, लाइसेंस्ड आर्म खरीदने पड़ेंगे और उसकी ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी कि वो किस तरह से इन आर्म्स को इस्तेमाल करें, किस तरह की फिजिकल एक्सपर्टीज हासिल करें कि वो विद इन लॉ रह के, ताकि राइट टू प्राइवेट डिफेंस के को जो प्रोविजंस हैं उसको एक्सीड ना करें, उसका उल्लंघन ना करें, उसको इंप्लीमेंट करें इफेक्टिवली अपने आप की रक्षा करने के लिए। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता अब शायद नहीं बचा है जब तक ये हालात इस तरह के जो इस गवर्नमेंट ने और खासतौर पे इस आरएसएस की सोच ने पैदा किए हैं हमारे मुल्क में। ठीक है, प्राचा साहब ये कह रहे हैं, विक्रम सिंह जी ये दोनों बयान आपने सुने, एक तो ये कि आप लीगली हथियार लीजिए, अपने घर के गहने बेचिए, अपने घर का सामान बेचिए, हथियार लीजिए और हथियारों को चलाना सीखिए। दूसरा बयान ये कि यूनिफॉर्म पर्सनल जो होते हैं वो मुसलमानों को घर में घुसते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं, उनको मारते हैं, इसलिए मारते हैं क्योंकि वो नॉनवेज खाते हैं। ये बयान, इनको देखकर आप क्या कहेंगे एज ए पुलिस ऑफिसर, एज ए पुलिस कॉप और एक समाज के महत्वपूर्ण व्यक्ति होने के नाते? दीपक जी, मैं केवल यही कहूंगा कि आपने बहुत सफल अनावरण किया है ऐसे तथाकथित स्वयंभू समाज सेवक, उनके आभा मंडल को नग्न करके। ये इनको लज्जा आनी चाहिए कि जिस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना, हल्के और भड़काऊ बयान दिए हैं। स्वरा भास्कर जी, पहले ज़रा इस बात को देख लें वो किसकी पुत्री हैं और बेबुनियाद तरीके से स्वीपिंग जनरलाइजेशंस दे रही हैं। उनको ये नहीं मालूम कि यूनिफॉर्म फोर्सेस ने हज़ारों की तादाद में कुर्बानी की है, पुलिसकर्मी हो चाहे फौजी हो, उनको शर्म नहीं आती है। उसकी कुर्बानी को आपने हल्का कर दिया और आपने धूल दूषित कर दिया है और अपने पिता की जो अनुशासन की सेवा की थी आपने।
दूसरे महमूद प्राचा साहब जो है वकील ज़रूर हैं, लेकिन जो कानूनी है बनिस्बत इसके कि आप उनको दें शिक्षा, स्वरोजगार, इसके संदर्भ में आप उत्प्रेरित करें। आपने प्रेरणा क्या दी? घर बेचो, ज़मीन बेचो, जायदाद बेचो और हथियार खरीदो। ये कौन सी शिक्षा, ये कौन सी प्रेरणा है? और आप तस्वीर लगाते हैं राष्ट्रपिता की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, यानी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि का इससे ज्यादा थोड़ा स्वरूप मैंने कम देखा होगा। विक्रम सिंह जी, मैं आपको यहीं रोकूंगा क्योंकि प्रोड्यूसर पिछले 5 मिनट से मुझे कह रहे हैं कि मुझे कंक्लूड करना चाहिए, लेकिन चलते चलते अगर हमारे पास ग्राफिक रेडी है तो मैं वो 2 तस्वीरें आपको दिखाता हूं। इरफा, हमारी ये बहस बाकी रही, हम इस पर बात करेंगे और मेरा वादा है कि हम इसी इशू पर बात करेंगे कि देश में कंफ्यूजन क्यों है जब क्लैरिफिकेशन आ चुके हैं उसके बाद। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं, आप मेरे ट्विटर अकाउंट पर चले जाइए। 13 फरवरी को टाइम समिट में अमित शाह जी का बयान देख लीजिए। मैं दर्शकों से निवेदन मैं दिखा दूंगा आपको, वो बयान भी दिखाऊंगा। मैंने बहुत अच्छी तरह देखा है वो बयान, प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, उन्होंने क्या कहा था। लेकिन मैं यहां पर बड़े साफ से क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि आइए मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूं। 3 लोगों की शिकायत लेकर हर्ष मंदर गए थे। वो 3 लोग कौन कौन थे ये देखते हैं। अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और साथ ही साथ अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा, जिनके चलते दिल्ली में हिंसा हुई, ऐसा आरोप उन पर लगा है। और मैं भी उन पर यही आरोप लगाता हूं कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, क्योंकि वो जाफराबाद में उस इलाके में गए थे जिसके सामने उनका घर है और उनकी सड़क को, उनके इलाके की सड़क को घेरा गया था। उसके पहले 16 दिसंबर से कौन कौन से बयान शुरू हुए जरा ये भी देख लीजिए। सबसे पहला बयान आता है हर्ष मंदर का, जो कहते हैं कि संविधान को हम, संसद पे हमें भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे हमें भरोसा नहीं है। महमूद प्राचा का आता है। महमूद प्राचा ये कहते हैं कि पूरी तरह से जुडिशरी फेल हो चुकी है और ये भी कहते हैं कि आप अपना सामान बेचो, आप अपने जेवर बेचो, हथियार खरीद लो। स्वरा भास्कर कहती है कि आर्म्ड प्रोफेशनल जो हैं, हमारे सशस्त्र सेना बल के लोग, हमारे यूनिफॉर्म वाले लोग मुसलमानों को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो मीट खाते हैं। ऐसे ही बयान है तौकुर रजा के, अमानतुल्लाह खां के, वारिस पठान के, मुफ्ती इस्माइल के, उमर खालिद के, फैजल इस्लाम के, इसके साथ साथ जो दूसरे शर्जील, जो फैजल इस्लाम और शर्जील पर FIR हो चुकी है, असदुद्दीन ओवैसी के, जो कहते थे कि अगर आप सड़कों पर नहीं आए तो आपके जनाजे निकलेंगे। देखिए, मैं किसी को यह नहीं कहना चाहता कि इसकी लकीर बड़ी है, इसने ज्यादा हेट स्पीच दी, इसने कम हेट स्पीच दी, मैं इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन चलते चलते इतना जरूर कहना चाहूंगा, जो हम बोते हैं वो हमको काटना पड़ता है। और हमने देख लिया कि शाहीन बाग की निकली चिंगारी ने देश को जला दिया। हम सबको जाग जाना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और इस देश के बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। और ये करना चाहिए कि जिस तरह से हम पिछले 70 सालों से रह रहे हैं एक साथ, विविधता में एकता भारत की विशेषता है, उसी संस्कृति को बनाकर आगे रहें। हमको अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा करने की जरूरत है। ब्रेक।